हेलो क्लास, कैसे आप सभी? बेटा बढ़िया, एकदम मस्त हो, व्यस्त हो, ठीक है। बट आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं, बट हम बात करेंगे सेकंड बुक की। सेकंड बुक का नाम क्या है? स्टैटिस्टिक्स। बट हम बात करने वाले सांख्यिकी की कि सांख्यिकी क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है और इसमें पढ़ना क्या क्या है। अगर बात करूं स्टैटिस्टिक्स की, अरे ये वर्ड तो भैया आप जानते हो, हाँ आपने इस वर्ड को सुन रखा है पहले। कब सुना है भैया? इस वर्ड को तो हमने हाँ जब 9th में थे, हम 10th में थे, तब हमने इस वर्ड को सुना था। 9th क्लास में, 10th क्लास में चैप्टर था मैथमेटिक्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा बताओ उस चैप्टर में क्या था, जोर लगाओ, तो आप बोलोगे भैया उस चैप्टर में हमने पढ़ा था मीन। हाँ, मीन क्या होता है? मीन मीन्स माध्यिका क्या होती है हमने पढ़ा, सॉरी माध्यिका क्या होता है हमने पढ़ा, मीडियन माध्यिका क्या होती है हमने पढ़ा, मोड बहुलक क्या होता है भैया हमने उसमें डायग्राम्स भी पढ़े थे, ये उसमें ग्राफ थे, डायग्राम थे भैया, बार डायग्राम था, ठीक है भैया, हिस्टोग्राम था, बहुत सारे डायग्राम थे। तो बेटा ये सब डायग्राम जो आपने पढ़े थे या आपने मीन मीडियन मोड जो पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों ने पढ़ा था जब आप 9th में थे, 10th में थे। यहां भी स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है आपको। फर्क इतना है, वहां पर आपने पढ़े ऊपर ऊपर से कि ऊपर ऊपर से मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है ना, आपने ये पढ़ा, आपने छोटे मोटे डायग्राम्स पढ़ लिए। अब आप हर एक चीज डिटेल में, डेप्थ में पढ़ने वाले हो। ये मत सोचना, ये आप लोग जो है मत सोचना कि जो स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ने वाले हो, जो स्टैटिस्टिक्स जो है आप पढ़ने वाले हो, ये 9-10 जैसी नहीं जी, 9-10 जैसी नहीं है, ये 9-10 से बिल्कुल अलग है। समझ में आ गया? बिल्कुल अलग मीन्स उसका एडवांस लेवल है ये 9th और 10th का। आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा, अब आपको डिटेल में जानना है। अब आपको जानना है शुरू से कि स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है, इसकी खास बात क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसका यूज कहां पे है। आप बताओ, आपने जो पढ़ा मीन मीडियन मोड डायग्राम्स पढ़े, उनका यूज कहां पे है? नहीं पता भैया, 9th और 10th में केवल पढ़ लिया, मतलब नहीं पता। अब आपको चलेगा हर एक चीज का मतलब पता। स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स का पार्ट है, मैथमेटिक्स का पार्ट नहीं है। मैथमेटिक्स में तो आपको पढ़ाते हैं बस थोड़ी नॉलेज के लिए, स्टैटिस्टिक्स एक्चुअल में, वास्तविकता में इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। जो बच्चे आगे जाकर बड़े लेवल पे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स करते हैं, तो वो स्टैटिस्टिक्स भी इंक्लूड करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, अर्थशास्त्र का ही भाग है। अगर बात करूं कि होता क्या है इसका मेन, तो आज मैं इसका इंट्रोडक्शन शुरू करूंगा कि स्टैटिस्टिक्स है क्या। मैं चैप्टर 1 शुरू करूंगा और चैप्टर 1 में आज की क्लास में, चैप्टर 1 में आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ मैं इतना बताऊंगा स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है। आज की इस क्लास में ज्यादा नहीं, बस इंट्रोडक्शन, स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, ये जानेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, अगर मैं जो है बात करूंगा किसकी, थोड़ा बात करते किसकी, बात करेंगे चैप्टर 1 की कि चैप्टर 1 है क्या। चैप्टर बहुत छोटा सा है, चैप्टर 1 छोटा चैप्टर है, सिर्फ 5 टॉपिक। चैप्टर 1 में ओनली आपको केवल और केवल 5 टॉपिक करने हैं। जब आप ये 5 टॉपिक कर लेते हो तो आपको चैप्टर 1 पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा है जी? पहले पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स का जो है ना मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। आज की क्लास में सिर्फ टॉपिक नंबर 1 कराऊंगा मैं। फिर पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स के फीचर्स क्या है, विशेषता क्या है, स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशंस, कमियां क्या है, स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है, और फिर कुछ डेफिनेशन, कुछ परिभाषा है। बट याद रखना, बहुत से बच्चे इसको स्टैटिक्स बोलते हैं, बट स्टैटिक्स नहीं होता, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स, 3 बात, स्टैटिस्टिक्स हिंदी में सांख्यिकी, हिंदी में तो उसके नाम में मतलब आ रहा है सांख्यिकी, संख्या। हिंदी में तो नाम में मतलब संख्या, कि जो चीज संख्या से संबंधित हो, जो चीज नंबर से संबंधित हो, जो चीज नंबर से, न्यूमेरिकल से, संख्याओं से, अंकों से संबंधित हो, उसको ही क्या बोलते हैं? सांख्यिकी।
बेटा आज की इस क्लास में पहले जानेंगे इसका मीनिंग क्या है, इसका यूज क्या है। अगर मैं मीनिंग से पहले इसके यूज की बात करूं तो सुनो बेटा, देश में जो जनगणना होती है, जनगणना मींस जनगणना लोग देश में कितने लोग अवेलेबल है, स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से होता है। देश में जो राष्ट्रीय आय कैलकुलेट होती है स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से होती है। आपने बचपन में सुना होगा मृत्यु दर, डेथ रेट, जन्म दर, बर्थ रेट। जो डेथ रेट है, ये बर्थ रेट है, ये भी स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से ही कैलकुलेट होती है। आपने पढ़ा होगा जीवन प्रत्याशा दर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से ही कैलकुलेट होती है। देश में इस समय कितने लोग गरीब है, कितने लोग गरीब नहीं है, कौन बताएगा? स्टैटिस्टिक्स बताएगा। देश में कितनों के पास जॉब है, कितनों के पास जॉब नहीं है, स्टैटिस्टिक्स बताएगा। जितने भी संख्या से संबंधित आंकड़े हमारे पास है, संख्या से संबंधित आंकड़े, न्यूमेरिकल्स डेटा, वो सभी स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है। जितने भी, अगेन बोल रहा हूं, बार बार सुन लो, जितने भी न्यूमेरिकल्स डेटा है, संख्या से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं, वो सभी स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है। समझ में आया? आपने सुना होगा लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं उसको कैसे कैलकुलेट किया, स्टैटिस्टिक्स। अबे कभी सोचा है कि देश की जनगणना कैलकुलेट कैसे होती है, देश की राष्ट्रीय आय कैलकुलेट कैसे होती है, देश की प्रति व्यक्ति आय। आप अभी गूगल खोलो, गूगल पे डाल दो कि देश में एम्प्लॉयमेंट रेट, वो रोजगार दर, कितने लोगों के पास जॉब है, या बेरोजगारी दर, कितने लोग बेरोजगार है। 1 मिनट में गूगल पे आ जाएगा कि इंडिया में इतने % लोग बेरोजगार है। आप डेथ रेट, कितने डेथ रेट चल रही है, इट मींस कितने लोग मर रहे हैं, आप एक बार गूगल पर डाल दो, एक बार में आ जाएगा कि इंडिया में इतने लोग मर रहे हैं। तो ये डेटा आ कहां से रहा है, ये आंकड़े आ कहां से रहे हैं, ये जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं एकदम से आता है। कभी सोचा है कहां से आता है? बेटा स्टैटिस्टिक्स से आता है। जब तक स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ोगे आप इन डेटास को, इन आंकड़ों को कैलकुलेट नहीं कर सकते। जितने भी डेटा होते हैं, आंकड़े होते हैं, संख्या से संबंधित जितने भी डेटा है, जितने भी आंकड़े हैं, ये सभी स्टैटिस्टिक्स कहलाते हैं। ये सभी स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से आते हैं। समझ में आया? नहीं आया? तो स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी कुछ नहीं है, जो भी न्यूमेरिकल डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा मींस संख्या में आंकड़े, जो भी संख्या में इंफॉर्मेशन है, संख्या में सूचना है, उसी को स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। अगेन बोल रहा हूं बार बार, देश में जनगणना कैलकुलेट कर रहा हूं, देश में राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। आपने सुना होगा जीडीपी, कि देश का जीडीपी इतना है। ये जीडीपी भी कैलकुलेट कैसे होता है? स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से। एक संस्था है जिसका नाम है CSO। इस संस्था का बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, संस्था है। इसको बेटा हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब संस्था है, ये संस्था है, देखो कौन सी है? स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सांख्यिकी संगठन। जो संस्था है, इसका काम क्या है? ये इसका काम है संख्या से संबंधित। इट मीन देश में जितने भी संख्या से संबंधित आंकड़े हैं, ये संस्था उसको कैलकुलेट करती है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल, ये संस्था जो है देश के अंदर नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करती है, क्योंकि ये संख्या से संबंधित है। तो भाई संख्या से संबंधित, अगेन क्या बोला बेटा? संख्या से संबंधित, न्यूमेरिकल्स, आंकड़ों से संबंधित जितनी भी बातचीत होती है, उन सभी बातचीत को हम लोग स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है? तो आज की इस क्लास में पढ़ाऊंगा मीनिंग। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग की बात करूं तो बेटा इसके मीनिंग को पढ़ते 2 केसेस में।
सिंगुलर केस में क्या मीनिंग है और प्लूरल केस में क्या मीनिंग है। एक बात बताना चाहूंगा, इसको इंग्लिश वाला, अंग्रेजी वाला सिंगुलर और प्लूरल मत समझना कि सिंगुलर सिंगल पर्सन, प्लूरल नहीं। इसको अंग्रेजी वाला सिंगुलर और प्लूरल मत समझना। स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग दो केस में डिफाइन है, सिंगुलर में अलग मीनिंग है और प्लूरल में अलग मीनिंग है। सिंगुलर में अलग मीनिंग है, एक वचन में अलग मीनिंग है, और प्लूरल में बहुवचन में अलग मीनिंग है। तो इस बात को बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है। एग्जाम में अक्सर आता है कि सिंगुलर सेंस एक वचन के रूप में स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है और प्लूरल सेंस बहुवचन के रूप में स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है। अगर बात करूं इसकी पहले प्लूरल सेंस की कि बहुवचन के रूप में, एग्जाम में एक नंबर में ये पूछ लेता है और एक नंबर में ये कि सिंगुलर सेंस में या प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का, सांख्यिकी का मीनिंग क्या है। तो जो अभी आपको बता रहा था मैं कि जितने भी संख्या से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स। तो प्लूरल सेंस में बहुवचन के रूप में भी स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग यही होता है। अगर बात करूं क्या लिखा है, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। अगेन बोल रहा हूं, इनका कोई मीनिंग नहीं है सिंगुलर और प्लूरल। इंग्लिश वाले नहीं है कि इंग्लिश वाले सिंगुलर माने सिंगल, प्लूरल माने बहुत सारे, नहीं बेटा, नहीं। स्टैटिस्टिक्स का अपना कोई सिंगल मीनिंग नहीं है। सिंगल मीनिंग मींस अगर एग्जाम में ऐसे नहीं आता कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स का अपना कोई मीनिंग नहीं है। स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग से शुरू से ही दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जो हमारा इकोनॉमिस्ट है, जो अर्थशास्त्री है, उन्होंने शुरुआत से ही स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग को दो भागों में बांट रखा है। एक मीनिंग इसका ये होता है और एक मीनिंग इसका ये होता है। इस वाले मीनिंग को क्या बोला, स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, बहुवचन के रूप में सांख्यिकी। और इस वाले मीनिंग क्या बोला, स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस, एक वचन के रूप में सांख्यिकी। अगर बात करूं प्लूरल सेंस का मतलब क्या है, बहुवचन का मतलब क्या है, तो ये बोलता है कि वो सभी डेटा जिनको हम संख्या में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदे की एज, अब एज संख्या में आती है। देश की राष्ट्र आय, अब नेशनल इनकम संख्या में आती है। एक देश की प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम संख्या में आती है। एक देश में रहने वालों की संख्या, जनगणना, पॉपुलेशन संख्या में आती है। तो जो भी चीज संख्या में आए, संख्या में आने वाली प्रत्येक चीज, संख्या में एक्सप्रेस होने वाली, संख्या में व्यक्त होने वाली, नंबर्स में एक्सप्रेस होने वाली एवरी चीज क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। अगेन बोल रहा हूं, स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस का मतलब क्या है भैया, स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस का मतलब है हर वो चीज जिसको न्यूमेरिकल्स में, संख्या में एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलो अच्छा, कुछ पूछता हूं, बताना। मैंने बोला मेरी ईमानदारी, अब क्या ईमानदारी को आप लोग संख्या में एक्सप्रेस कर सकते हो? नहीं जी, ईमानदारी को संख्या में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन मेरी एज को संख्या में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो जो एज है वो क्या है, एक स्टैटिस्टिक्स है। लेकिन मेरी ईमानदारी, भैया ईमानदारी को संख्या में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अरे यार, संख्या में एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना, तो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। तो स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस का सिंपल मतलब है वो सभी चीज जिसको संख्या में, न्यूमेरिकल्स में एक्सप्रेस किया जा सके। अरे बोलो भाई, वो सभी चीज जिसको न्यूमेरिकल में, संख्या में एक्सप्रेस किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं भैया, उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस समझ में आया ना? अरे सुन रहा है ना तू? पढ़ा रहा हूं मैं बेटा, सुन ध्यान से। क्या लिखा है, इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू इंफॉर्मेशन
प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब इंफॉर्मेशन, उन सूचना से है, उन सभी सूचना से है। इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, डेटा मीन्स आंकड़े, डेटा मीन्स आंकड़े, कि वो सभी चीज जो न्यूमेरिकल, जो संख्यात्मक आंकड़ों में हो, संख्यात्मक आंकड़ों में, डेटा में हो। डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन, डेटा मीन्स क्या होता है? इंफॉर्मेशन। डेटा मीन्स क्या होता है? इंफॉर्मेशन। चलो आप एक चीज सुनो, मीनिंग पढ़ाऊंगा, मीनिंग से पहले आप एक चीज जानो। देखो बेटा, जो भी हम डेटा, बेटा हिंदी में इसको बोलते हैं आंकड़े, बेटा जो भी हम आंकड़े या डेटा कलेक्ट करते हैं, बेटा रखना, वो डेटा या वो आंकड़े दो तरह के होते हैं। वो डेटा या फिर वो आंकड़े दो तरह के, दो प्रकार के होते हैं। बेटा एक को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा, बेटा हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं मात्रात्मक आंकड़े। मात्रात्मक, आप इसको लिखोगे, एक होते हैं क्वांटिटेटिव डेटा, मात्रात्मक आंकड़े, और बच्चों एक होते हैं आपके क्वालिटेटिव डेटा। क्या बोला मैंने? क्वालिटेटिव डेटा। बेटा हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं गुणात्मक आंकड़े, गुणात्मक। अब सुनो, ये होता क्या है बेटा? क्वांटिटेटिव डेटा, मात्रात्मक आंकड़े वो होते हैं जिनको नंबर्स में, जिनको संख्या में एक्सप्रेस किया जा सकता है। मैंने टिक मारा, टिक मीन्स क्या? जिनको संख्या में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो बेटा क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव डेटा। फॉर एग्जांपल देखो, किसी बंदे की एज संख्या में आ सकती है, किसी बंदे की इनकम कितना कमा रहा है संख्या में आ सकता है, देश की पॉपुलेशन, देश की जनसंख्या संख्या में आ सकती है, देश की नेशनल इनकम, देश की राष्ट्रीय आय संख्या में निकल सकती है। तो एज है, इनकम है, सैलरी को संख्या में निकाला जा सकता है। तो वो सभी चीज जिनको संख्या में निकाला जा सकता है उन्हें क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। अरे बोलो ना क्वांटिटेटिव, अरे मुंह से बोलो क्वांटिटेटिव डेटा। बेटा वो सब चीज जिनको संख्याओं में निकाला जा सकता है क्या बोलते हैं उसको? क्वांटिटेटिव डेटा। पे ध्यान से बोलो भाई, क्वांटिटेटिव डेटा, क्योंकि इनको क्वांटिटी में, क्वांटिटी मींस मात्रा में, संख्या में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन वो चीज जिसको हम लोग संख्या में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उन्हें क्या बोलते हैं जी? उनको बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा। इट मींस वो चीज जिनको हम लोग नंबर्स बोले तो जिनको हम लोग संख्या में एक्सप्रेस बिल्कुल भी नहीं कर सकते, जिनको हम लोग जो है संख्या में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उन्हें क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा। जैसे कि आप किसी की ब्यूटी, आप किसी की खूबसूरती संख्या में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हाँ भाई, करीना कपूर कितनी खूबसूरत है, श्रद्धा कपूर कितनी खूबसूरत है, क्या श्रद्धा कपूर की खूबसूरती आप संख्या में एक्सप्रेस कर सकते हो क्या? अरे नहीं, आप श्रद्धा कपूर की खूबसूरती को संख्या में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना? ईमानदारी, किसी की ऑनेस्टी, आप किसी की ऑनेस्टी को भी संख्या में कन्वर्ट नहीं कर सकते, संख्या में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। टेस्ट, आप किसी फूड के टेस्ट को भी संख्या में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो याद रखना, इनको बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा। इन्हें क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव डेटा। अब बताओ, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी जो हम पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स कौन से डेटा की बात मानता होगा, या फिर स्टैटिस्टिक्स में इन दोनों में से कौन से डेटा आते हैं? या जब भी मैं डेटा वर्ड का यूज करता हूं तो स्टैटिस्टिक्स में उसका मतलब क्या है? स्टैटिस्टिक्स में उसका मतलब है क्वांटिटेटिव डेटा से। क्योंकि भाई बंधु,
आप लोग जानते हो कि स्टैटिस्टिक्स में केवल वो डेटा आते हैं जिनको संख्याओं में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जो भी क्वांटिटेटिव डेटा है, जो भी क्वांटिटेटिव डेटा है वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। लेकिन जो भी क्वालिटेटिव डेटा है जिनको हम लोग संख्या में कन्वर्ट नहीं कर सकते वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। और जिनको संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं वो स्टैटिस्टिक्स है। तो क्वांटिटेटिव डेटा जिनको नंबर्स में संख्याओं में एक्सप्रेस किया जा सकता है वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, वो स्टैटिस्टिक्स होते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव डेटा जिनको नंबर्स में संख्याओं में एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होते। आप एक काम करो, आप ये नोट कर लो कि डेटा दो होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। आप इस चीज को नोट कर लो कि दोनों होते कौन कौन से। नोट किया? ठीक है। तो वापसी आते हैं इन प्लूरल सेंस, एकदम पढ़ते शुरू से, ठीक है, एकदम पढ़ते इसके मीनिंग को हम लोग शुरू से। क्या लिखा है? इन प्लूरल सेंस, प्लूरल सेंस में बहुवचन के रूप में स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा या फिर क्वांटिटेटिव डेटा। इट मींस वो इंफॉर्मेशन, वो सूचना जो किस रूप में है, तो किस रूप में है, जो न्यूमेरिकल डेटा या क्वांटिटेटिव डेटा के रूप में। इट मींस क्या, जो संख्या के रूप में है, और जो संख्या के रूप में है, जो संख्या के रूप में है वो स्टैटिस्टिक्स है। तो स्टैटिस्टिक्स मींस वो सूचना, वो इंफॉर्मेशन जो संख्या में, जो न्यूमेरिकल्स में एक्सप्रेस की जा सके, उसको बोलते हैं क्या? स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। बेटा बात यहां पर मैं अभी सिर्फ और सिर्फ प्लूरल सेंस की कर रहा हूं कि प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब उस सूचना से है, उस इंफॉर्मेशन से है जिसको संख्या में, नंबर्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे कि पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, इट मींस जनसंख्या संबंधी सांख्यिकी। पॉपुलेशन को संख्या में एक्सप्रेस करते हैं कि हमारे देश की पॉपुलेशन 130 करोड़ है, तो 130 करोड़ संख्या ही तो है। तो ये क्या है? स्टैटिस्टिक्स है। एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स, रोजगार स्टैटिस्टिक्स कि देश में कितने लोग रोजगार है। रोजगार मींस देश में कितने बंदों के पास काम है और कितने बंदों के पास काम नहीं है, तो ये भी संख्या में आएगा। स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू पॉवर्टी, गरीबी संबंधी आंकड़े कि देश में कितने लोग गरीब है, कितने लोग गरीब नहीं है, कौन कौन गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं और कौन कौन गरीबी रेखा से ऊपर रहते हैं, ये भी किसमें आएगा? संख्या में आएगा बे। स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार ने कितना खर्चा किया बे, सरकार ने कितना खर्चा किया बे, सरकार ने जो भी खर्चा किया बेटा वो भी किसमें आएगा? वो भी संख्या में तो आएगा। सरकार ने इतने रुपए उड़ाए नहीं, इतने रुपए खर्च किए। तो प्लूरल सेंस में, अरे समझ में, अरे जाओ, भूल गया, तुम बताओ प्लूरल साइंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? बोलो। हाँ, प्लूरल साइंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है वो आंकड़े, अबे झापड़े नहीं, आंकड़े, वो आंकड़े जिनको संख्याओं में, न्यूमेरिकल्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, चाहे वो जनसंख्या हो, चाहे वो राष्ट्रीय आय हो, चाहे किसी बंदे की एज हो, वो कुछ भी हो, अगर संख्या में है तो स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस है। तो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग मेरे ख्याल से आपको क्लियर है यार, बहुत देर हो गई इसको समझाते। एक चलो कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, बताना इनमें से कौन सा स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स तो वो होता है जो संख्या में एक्सप्रेस किया जा सके। तो बताओ पहला वाला, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास, एक क्लास में विद्यार्थियों की संख्या, क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? बताओ, क्या विद्यार्थियों की संख्या को नंबर्स में, संख्या में कैलकुलेट करते हैं? हाँ, तो स्टैटिस्टिक्स है। तो यस इट इज अ स्टैटिस्टिक्स, यह सांख्यिकी है। यस इट इज अ स्टैटिस्टिक्स, यह सांख्यिकी है।
एज ऑफ राम, अर्जुन, कृष्ण एंड मारुति। 4 पर्सन है, इन चारों की एज, क्या इन चारों की एज संख्या में आती है? हाँ, इन चारों की एज संख्या में आती है, तो यस ये भी स्टैटिस्टिक्स है। ऑनेस्टी ऑफ ए दिवाकर फैमिली, दिवाकर के परिवार की ईमानदारी, क्या दिवाकर के परिवार की ईमानदारी आप संख्या में एक्सप्रेस कर सकते हो? नहीं जी, हम दिवाकर के परिवार की ईमानदारी को संख्या में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो नो, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। टेस्ट ऑफ पिज्जा, मुंह पानी आ गया होगा, है ना? टेस्ट ऑफ पिज्जा, बताओ भाई, क्या पिज्जा के टेस्ट को आप संख्या में एक्सप्रेस कर सकते हो? अरे बोलो ना। हाँ, तो कैसे कर लोगे? नहीं कर पाओगे, तो ये भी स्टैटिस्टिक्स नहीं है। नो, अ बिग नो। अगला, सैलरी ऑफ प्रथम सर एंड राजन सर। ओहो, मेरी सैलरी और राजन सर की सैलरी, क्या इनकी सैलरी संख्या में आती है? हाँ, इनकी सैलरी को तो पता कितने, मतलब इनकी सैलरी को संख्या में कैलकुलेट किया जा सकता है, तो यस ये स्टैटिस्टिक्स है। तो मैंने बताया स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस, सॉरी प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है? प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब है वो सभी चीज, वो सभी सूचनाएं जिसको संख्या में, नंबर्स में, न्यूमेरिकल डेटा में कैलकुलेट किया जा सके, एक्सप्रेस किया जा सके। तो भैया एक बार चाहो तो अगेन पढ़ लो कि इन प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू इंफॉर्मेशन, स्टैटिस्टिक्स अभिप्राय उस सूचना से है इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव डेटा, जिसको न्यूमेरिकल संख्यात्मक या फिर मात्रात्मक आंकड़ों में जो है एक्सप्रेस किया जा सकता है, जैसे कि पॉपुलेशन, जनसंख्या, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, इट मींस काम, पॉवर्टी, गरीबी, सरकार का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हिंदी में लिखा है बहुवचन के रूप में सांख्यिकी से अभिप्राय, बहुवचन के रूप में सांख्यिकी से अभिप्राय, अंकों में व्यक्त की गई सूचना, जो अंकों में व्यक्त की गई सूचना अथवा आंकड़ों से होता है, कि जो सूचना या जो आंकड़े अंकों में, न्यूमेरिकल्स में व्यक्त किए गए हो, वो स्टैटिस्टिक्स है। फॉर एग्जांपल जनसंख्या संबंधी आंकड़े, जनसंख्या, अब जनसंख्या तो नंबर्स में आती है। रोजगार संबंधी आंकड़े, रोजगार नंबर्स में आता है। राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े, एक देश की नेशनल इनकम संख्या में आती है। तो ये स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस है, और इसके क्वेश्चन हमने कर लिए। अब देखो आगे, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या होता है ये जान लिया कि भैया प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या होता है जान लिया। अब सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है? सिंगुलर सेंस एक वचन के रूप में सांख्यिकी। अब सुनो, मेरी बात को सुनना बहुत ध्यान से। बेटा देश में जनगणना होती है। अब ये जनगणना हुई कैसे? तो इसकी स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी काम होते हैं उसको ही बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। बर्थ रेट निकाली, मृत्यु दर निकाली। अब ये मृत्यु दर निकाली कैसे? अभी डेथ रेट निकाली, मृत्यु दर निकाली। अब मृत्यु दर निकाली कैसे? तो इसकी शुरुआत से लेके जहां से आंकड़े इकट्ठे किए गए, कलेक्ट किए गए, आंकड़ों को शुरुआत से लेके एंड तक जो भी काम हुआ उसको ही बोलते हैं मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। इट मींस ये एक प्रक्रिया है, यह एक प्रोसेस है जिसमें हम शुरुआत से लेके किसकी शुरुआत क्या हुई और एंड तक क्या हुआ, इनके बीच के सारे काम आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर बर्थ रेट, जन्म दर निकाली, तो जन्म दर निकाली कैसे? आप देखते हो, आप गूगल डालो, आप गूगल करो कि इंडिया में बर्थ रेट कितनी है, तो जो बर्थ रेट निकाली है वो बर्थ रेट, जन्म दर निकाली कैसे? भैया कैसे? तो वही बताऊंगा इसमें कि जहां पे शुरुआत से लेके एंड तक जो भी काम हुए उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। और 5 काम होते हैं। बेटा कितने काम होते हैं? 5 काम। कितने काम होते हैं? 5 काम। 5 काम कौन कौन से? सबसे पहला काम होता है डेटा को कलेक्ट करना। डेटा को कलेक्शन मींस आंकड़े पहले जाएंगे, सूचना को इकट्ठा करके लेके आएंगे। जाऊंगा अलग अलग जगह जाऊंगा और सूचना इकट्ठा करके लेके आऊंगा कि आप
आप बताओ, पूछूंगा कि आपके घर में कितने मरे, आपके घर में अगर मेरे को डेथ रेट काउंट करनी है तो क्या करूंगा, अलग अलग घर में जाके इंफॉर्मेशन लूंगा, सूचना लूंगा। इसे बोलते हैं कलेक्शन, इसे क्या बोलते हैं, कलेक्शन। सूचना को कलेक्ट करना, सूचना को कलेक्ट करना। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, जो सूचना मैंने कलेक्ट करी, घर घर जाकर जो सूचना मैं लेकर आया उसको ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज मींस उसको अरेंज करना, उसको अरेंज मींस उसको सही तरीके से लगाना कि इस एरिया के ये रहे, इस एरिया के ये रहे, इस एरिया के ये रहे और इस एरिया के ये रहे। तो अरे ऑर्गेनाइज करना, उसको अच्छे तरीके से लगाना। फिर प्रेजेंट करना, जो भी सूचना मैंने इकट्ठी करी, जिस तरीके से उनको मैंने ऑर्गेनाइज किया, अब उसको प्रेजेंट कैसे करूं, उसको प्रस्तुत कैसे करूं। तो प्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं कि टेबल में प्रेजेंट कर लो। आप आप देखते हो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, सूचनाएं टेबल में होती है। आज 9th-10th में थे, जब आप 9th-10th में थे तो क्वेश्चन आपको टेबल के अंदर मिलते थे। अब देखना 9th-10th की बुक क्वेश्चन आपको एक टेबल के अंदर भी मिलते थे, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। ये क्वेश्चन आपको डायग्राम में मिलते थे, डायग्राम। तो ये तो बोल रहा है प्रेजेंटेशन मींस क्या, कि जो भी सूचना आपने इकट्ठी करी है उसको टेबल में रिप्रेजेंट करो या उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करना। उसके बाद एनालिसिस करना, बताओ क्या होता है, और फिर इंटरप्रिटेशन निकालना। किसका, क्वांटिटेटिव डेटा का न्यूमेरिकल। आप जानते हो क्वांटिटेटिव मात्रात्मक आंकड़े वो जिनको संख्या में एक्सप्रेस किया जा सकता है। इट मींस बात तो हमेशा न्यूमेरिकल डेटा की होगी, बात तो हमेशा सांख्यिकी या संख्या में आंकड़ों की होगी। अब उन आंकड़ों को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, ऑर्गेनाइज करना, उनको सही तरह से अरेंज करना, प्रेजेंट करना कि कैसे उनको शो किया जाएगा, फिर एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना ही स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस कहलाता है। तो सिंगुलर सेंस का मीनिंग बहुत इजी है, इसमें 5 बातें हैं। बड़ी कितनी बातें हैं, 5 बातें। पहला क्या है जी, पहली बात है डेटा को कलेक्ट करना, कलेक्शन, आंकड़ों को कलेक्ट करना। कलेक्शन, अरे कलेक्शन का मतलब संकलन, कलेक्शन का मतलब संकलन होता क्या बताऊंगा। देखो भाई, कलेक्शन का चलो एक पहले पांचों पढ़ो। सबसे पहला ये याद करो, ये याद करना है, एग्जाम में ये 5 बात लिखी होनी चाहिए, उसके मीनिंग में ये 5 बात आनी चाहिए। सबसे पहला डेटा को, आंकड़ों को, जो सूचना लेकर आऊंगा, सूचना क्या करूंगा, उसको लेकर आऊंगा। लेकर आना मींस क्या, सूचना को कलेक्ट करना। कलेक्ट करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करना, व्यवस्थितीकरण। इट मींस क्या, व्यवस्थित तरीके से उसको लगाना, उसकी व्यवस्था बनाना, उसको अरेंज करना। तो पहले डेटा लेके आओ, जब ले आए उसको अरेंज करो, अरेंज करने के बाद प्रेजेंट करो, उसको सही से प्रेजेंट करो, उसको सही से प्रस्तुत करो, शो करो। फिर एनालाइज करो कि उसका करना क्या है। अब जो डेटा में लेकर आया, एनालाइज मींस क्या, उसका करना क्या है, उस डेटा से मुझे निकालना क्या है, और लास्ट में जो आंसर आएगा उससे मैं क्या समझा, उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। तो 5 बातें, डेटा लेके आओ, लाने के बाद उसको सही तरीके से अरेंज करो, अरेंज करने के बाद उसको शो करो टेबल से या डायग्राम से। शो करने के बाद उससे निकालना क्या है वो निकालो, और निकालने के बाद जो आंसर आएगा उससे आप क्या समझे। तो पहले डेटा को लाना, उसको, दूसरा उसको अरेंज करना, तीसरा उसको शो करना टेबल से या डायग्राम से, चौथा टेबल डायग्राम शो करने के बाद उससे निकालना कि निकालना क्या है, मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है क्या है, और निकालने के बाद जो आंसर आएगा उससे समझना कि इस आंसर से हम क्या समझे, ये आंसर मैंने क्यों निकाला, इसका मतलब क्या है। जो आप आंसर निकालोगे उसका कोई मतलब तो होगा ना, तो इस आंसर का मतलब क्या है वो समझना। तो ये 5 बातें साथ साथ मेरे बोलना। सबसे पहले क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन। सबसे पहला कलेक्शन, इसके ऊपर पूरा प्रॉपर एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊंगा, बल्कि 2 और 3, चैप्टर नंबर 2 और 3, जो कि नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा।
आप ये मान लो ये आपका पूरा सिलेबस है, आप ये मान लो जो आप आगे पढ़ने वाले हो ना, ये पूरा सिलेबस है। चैप्टर नंबर 2 और 3 में आपको ये पढ़ाऊंगा कि डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं। इट मीन जो आप पढ़ने वाले हो कि भाई मैंने बोल दिया डेटा लेके आ गए, अब लेकर कैसे आओगे, डेटा कलेक्ट कैसे करोगे, उसके अपने मेथड है, उसके अपनी तरकीबें हैं। तो चैप्टर नंबर 2 और 3 में आपको मैं यही पढ़ाने वाला हूं कि डेटा को, आंकड़ों को अलग अलग पर्सन के पास जाकर कलेक्ट कैसे करते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 आपको मैं कराऊंगा जो डेटा मैं कलेक्ट करके लेके आया उसको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। ऑर्गेनाइज मींस उसको अरेंज कैसे करते हैं, उसको ठीक से लगाते कैसे है। फिर चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8 मैं बताऊंगा कि डेटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं टेबल में और डायग्राम में। इसमें आपके सब डायग्राम आएंगे कि डेटा को डायग्राम में हिस्टोग्राम, बार डायग्राम, ठीक है, पाई चार्ट और आपकी टेबल की जो डेटा हम लेकर आए उसको प्रेजेंट कैसे करना है टेबल में, डायग्राम में। 5, 6, 7, 8 और फिर उसके बाद आपका आएगा एनालाइज कि जो डेटा में डायग्राम बना लिया या उससे मैंने टेबल बना ली उसका करना क्या है, उससे मीन निकालना है, उससे मीडियन निकालना है, उससे मोड निकालना है, या और भी आगे बातें आती है क्योंकि आपने सिर्फ 9, 10 तक पढ़ा है मीन, मीडियन, मोड, लेकिन जब आप पूरी किताब पढ़ रहे हो तो और भी चीजें निकलती है, जिसके लिए आप चैप्टर नंबर पूरा 9, 10, 11, 12, 13 पढ़ोगे और लास्ट में क्या आएगा, इंटरप्रिटेशन। जो आंसर आया आप उससे क्या समझे, जो आंसर आया आप उससे क्या समझे। तो ये 5 बातें ये आपका पूरा सिलेबस है, ये 5 बातें ये आपका पूरा सिलेबस है। इट मींस आप ये मान लो ये सिलेबस की समरी करवा रहा हूं कि आपको आगे पढ़ना क्या क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर साइंस का मीनिंग क्या है, स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर साइंस में, स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर साइंस का मीनिंग क्या है, ये बोल रहा है इन सिंगुलर साइंस, सिंगुलर साइंस में एक वचन के रूप में स्टैटिस्टिक्स का मतलब है, सांख्यिकी का मतलब है मीन्स स्टैटिस्टिकल मेथड, मीन्स विधियां, उन विधियों से सांख्यिकी, उन विधियों से स्टैटिस्टिकल मेथड, सांख्यिकी की उन विधियों या उन टेक्निक से है जिनके माध्यम से, इट मीन्स सिंगुलर साइंस का मतलब है उन टेक्निक से, उन तरकीबों से, उन विधियों से जिनके माध्यम से आंकड़े को कलेक्ट करते हैं। भाई कोई टेक्निक होगी ना, कोई टेक्निक होगी, कोई मेथड होगा जिनसे आंकड़ों को हम लोग करते कलेक्ट। और ये कौन से मेथड है मैं बताऊं आपको, एक होता है प्राइमरी मेथड, सेकेंडरी मेथड, सैंपल मेथड, सेंसस मेथड। अब मैंने भाई ये क्या बोल दिया कि भाई प्राइमरी मेथड क्या है, सेकेंडरी कब आएगा, जब सेकंड चैप्टर पे आऊंगा। अभी बस ये समझो, अभी बस ये समझो कि डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को लेकर आना, डेटा को लेकर आना, डेटा को लाना, इनके पीछे क्या है, कुछ मेथड्स है। तो डेटा को लाना, कलेक्ट करना, कलेक्ट करने के बाद उनको ऑर्गेनाइज करना। अब ऑर्गेनाइज करने के भी अपने मेथड है कि किस तरीके से डेटा को ऑर्गेनाइज, व्यवस्थित कर सकते हैं, उनको कैसे अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद प्रेजेंटेशन के भी अपने मेथड है कि टेबल में करना है प्रेजेंट, या डायग्राम, भाई टेबल में करना है प्रेजेंट, या फिर क्या ऐसे ऐसे क्या बनेंगे, डायग्राम बनेंगे, या फिर क्या आपका ग्राफ बनेगा। तो उनको प्रेजेंट कैसे करना है, डायग्राम में करना है, ग्राफ में करना है। एनालिसिस कि उनसे निकालना क्या है, मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है। और इंटरप्रिटेशन, जो आंसर आया उससे आप क्या समझे, उसका मतलब क्या है, उस आंसर का मतलब क्या है। जो मीन 2 आया, अब इस 2 का मतलब क्या है, इस 2 की वैल्यू क्या है, उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। तो कलेक्शन से लेके इंटरप्रिटेशन तक का सारा काम क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर साइंस। एक वचन के रूप में सांख्यिकी, हिंदी में पढ़ते हैं क्या लिखा है, एक वचन के रूप में सांख्यिकी से अभिप्राय, सांख्यिकी की उन विधियों से है जिनके माध्यम से आंकड़ों का संकलन, इट मींस कलेक्शन, व्यवस्थितीकरण, इट मींस ऑर्गेनाइजेशन, प्रस्तुतिकरण, इट मींस प्रेजेंटेशन, विश्लेषण, इट मींस एनालिसिस, और निर्वाचन, इट मींस इंटरप्रिटेशन। ये सभी के सभी काम क्या बोलते हैं, एक वचन के रूप में सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर साइंस। एक काम करता हूं, इन 5 को मैं और डिटेल में एक्सप्रेस करता हूं कि कलेक्शन का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, एनालिसिस का मतलब क्या है और इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है। क्योंकि ये
मैं इस पे इतना टाइम क्यों दे रहा हूं, मैं इस पे इतना टाइम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पूरा सिलेबस तैयारी है। जब तक आपको सिलेबस की समरी नहीं पता कि मुझे पढ़ना क्या क्या है, तब तक आप काम कैसे करोगे। ये जो अगर आपने पांचों पढ़ लिए कि इन पांचों का मतलब क्या है, इट मींस आपने पूरा सिलेबस जान लिया कि मेरे को आने वाले टाइम तक पूरी 11th में पढ़ना क्या है। ये जानना बहुत कंपलसरी है। देखो भाई, सबसे पहले कलेक्शन का मतलब क्या है। बेटा एग्जांपल लेते हैं कि मेरे को एक स्कूल में जाना है और स्कूल में जाकर मुझे करना क्या है, स्कूल में जाना, स्कूल में जाकर मेरे को बच्चों का, सुनना बात को बहुत ध्यान से, मेरे को बच्चों का एक फॉर्म भरवाना है और वो फॉर्म केवल वो बच्चे भर सकते हैं जिनकी एज 18 साल से ऊपर हो। वो फॉर्म केवल वो बच्चे भर सकते हैं जिनकी एज 18 साल से ऊपर हो। अब देखो, मैं इसके लिए कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा, इसके लिए कैसे सूचना इकट्ठी की जाएगी, और गर्ल्स के अलग फॉर्म है और बॉयज के अलग फॉर्म है। लेकिन केस क्या है कि वो फॉर्म 18 साल से ऊपर के बंदे भर पाएगा। अब देखो, अब फॉर्म छोड़ो, अब आप देखो कि कैसे सूचना कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कहां जाऊंगा जी, मैं जाऊंगा स्कूल में। मैं कहां जाऊंगा, मैं जाऊंगा स्कूल में, और स्कूल में जाके जितने भी बच्चे हैं मैं उन सबके पास जाकर उनका नाम और उनकी एज पूछूंगा कि हाँ जी आपका नाम क्या है, ये, आपकी एज क्या है, ये, मेल है फीमेल, बताएगा मेल है फीमेल है, आपका नाम आपकी एज मेल या फीमेल, आपका नाम आपकी एज मेल है फीमेल। तो सबसे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं हर एक बच्चे के पास गया, और हर एक बच्चे के पास जाकर उसका नाम, उसकी एज और उसका जेंडर पूछ के आया। इससे क्या हुआ, मैं बहुत सारे बच्चों की इंफॉर्मेशन लेके आ गया, और इसी को तो क्या बोलते हैं, कलेक्शन। कि लोगों के पास जाना और उनसे इंफॉर्मेशन लेके आना। मैं 500 बच्चों के पास गया, और 500 बच्चों के पास जाकर मैं इंफॉर्मेशन लेके आया कि आपका नाम क्या है जी, अच्छा आपकी एज क्या है जी, अच्छा आपका जेंडर क्या है जी। तो 500 बच्चों के पास जाकर नाम पूछना, उनकी एज पूछना और उनका जेंडर पूछना, है क्या है, कलेक्शन। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, डेटा को जाकर कलेक्ट करना। कि सबसे पहले क्या करा, एक बैग में अब 500 पर्ची आ गई, एक बैग लिया और मेरे बैग में कितनी आ गई, मेरे बैग में 500 पर्चियां आ गई, वो 500 आंकड़े आ गए। तो इसको बोलते हैं कलेक्शन। क्या बोलते हैं, कलेक्शन। कि पहले डेटा को कलेक्ट किया। अब जो 500 पर्ची आ गई, अब बताओ कलेक्शन के बाद, कलेक्शन समझ में आ गया, कलेक्शन के बाद सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, मैं 500 कलेक्ट मैंने कैसे करे, अलग अलग मेथड से 500 लोगों की इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की होगी, वो पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 2 और 3 में कि कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। फिलहाल इतना समझो कि 500 बंदों के पास गया और उनके पास जाकर मैं इंफॉर्मेशन लेके आ गया। क्या बोलते हैं, कलेक्शन। सेकंड क्या है, सेकंड है ऑर्गेनाइजेशन, व्यवस्थितीकरण। सेकंड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, व्यवस्थितीकरण। इसका मतलब क्या होता है, देखो भाई, अब जो मैं 500 बच्चों की इंफॉर्मेशन लेके आया, जो 500 पर्चियां, जो बैग में 500 पर्ची थी, अब मैं हर एक पर्ची खोलूंगा और हर एक पर्ची खोल के उसको अरेंज करूंगा कि ये वाली पर्ची यहां रखो, ऐसी वाली पर्ची वहां रखो, ऐसी वाली पर्ची वहां रखो और ऐसी वाली पर्ची वहां रखो। जितनी भी पर्चियां थी उसको मैंने कैटेगरी वाइज बांट दिया, उसको मैंने क्लासिफाई कर दिया, उसको मैंने डिवाइड कर दिया अलग अलग कैटेगरी में। इसको ही बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन करना। इट मीन जो भी आंकड़े थे, जितने भी इंफॉर्मेशन थी, मेरे पास कुल मिला के 500 पर्ची थी जो एक साथ एक डब्बे में, एक बैग में थी। अब उन 500 पर्ची को अलग अलग डिवाइड करना कि ये वाली पर्ची इस जगह, ये वाली पर्ची उस जगह, ये वाली पर्ची उस जगह और ये वाली पर्ची इस जगह, उसको ही बोलता है ऑर्गेनाइजेशन। डेटा को व्यवस्थित करना। जो 500 बच्चे थे, सबसे पहले मैंने पर्चियों को बांटा 2 कैटेगरी में कि बॉयज वाली पर्ची एक तरफ और गर्ल्स वाली पर्ची एक तरफ। तो चला पता कितने बॉयज है, 300 बॉयज वाली पर्ची है और 200 गर्ल्स वाली पर्ची है। इट मींस क्या, स्कूल में 300 तो बॉय हो गए और 200 क्या हो गई, लड़कियां हो गई। अब जो लड़कों वाली पर्ची थी उसको भी डिवाइड करा मैंने कि इन लड़कों वाली पर्ची में 18 साल से नीचे वाले कौन है और 18 साल से ऊपर वाले कौन है। तो जो पर्ची थी उसको डिवाइड करा कि 18 साल से नीचे वाले 200 लड़के हैं और 18 साल से ऊपर वाले 100 लड़के हैं। ऐसे ही जो लड़कियों की पर्ची थी उसको भी डिवाइड किया, 18 साल से नीचे वाली लड़कियां 120 और 18 साल से ऊपर वाली 80। तो अल्टीमेटली आपने देखा कि सबसे पहले स्टेप में जब मैंने कलेक्शन करा तो मेरे को पता नहीं
था कि किसकी कितनी पर्ची लड़के कितनी पर्ची लड़के की है, क्योंकि तब मेरा ध्यान क्या था, तब मेरा ध्यान सिर्फ ये था कि सभी बच्चों की इंफॉर्मेशन ले लूं। कलेक्शन करते समय मेरा ध्यान बस ये होता है कि इंफॉर्मेशन एक बार मिल जाए। जब इंफॉर्मेशन सूचना एक बार मिल जाती है तब उसको डिवाइड करते हैं, जिसको सेकंड स्टेप में हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। कि जो भी सूचना मेरे को मिली अब उसको मैंने कैटेगरी में बांट लिया कि 300 लड़के हैं और 200 लड़कियां हैं। 300 लड़कों में 200 कौन है, 18 से कम, और 100 18 से ऊपर, और ऐसे ही 120 18 से नीचे लड़के हैं और 18 से ऊपर है। समझ में आ गया। और एग्जांपल देखो, मान लो शादी हो रही थी, क्या हो रही थी, शादी, बारात जा रही थी। भाई बारात जा रही है, शादी हो रही है। अब हुआ ये कि होते भैया दूल्हे का मामा है, दूल्हे का पापा है, ये गड्डिया, ये ले गड्डी, दूल्हे के मामा और पापा ये ऐसे गड्डियां उड़ा रहे थे। अब भाई हुआ क्या, पैसे उड़ रहे थे। अब मैं गरीब आदमी, मैं जाकर पैसे बटोर रहा था। मामा दूल्हा पैसे उड़ा रहे और जो पैसे पड़ रहे उनको बटोर रहा हूं। अब बताओ क्या पैसे बटोरते समय ध्यान में होगा कि 50 वाले कितने नोट इकट्ठे किए, 20 वाले कितने, 10 नहीं। तब मेरा बस दिमाग क्या था कि पैसे बटोर लो, जितना भी आ रहा है पैसे बटोर लो। इसको ही बोलते कलेक्शन, कि जो भी मिला उसको इकट्ठा कर लिया, कलेक्शन। अब जब मैंने पैसे बटोर लिए, इट मींस पहला स्टेप मैंने पूरा कर लिया, कलेक्शन। अब जो पैसे मेरे पास आए घर पे जाकर उसको वो देखूंगा कि 50 वाला नोट एक तरफ, 20 वाला नोट एक तरफ, 10 वाला नोट एक तरफ और 100 वाला नोट एक तरफ। अब जो सेकंड स्टेप में इन नोटों को अलग अलग कैटेगरी के अंदर बांटा। बताओ क्या बोलते हैं इसको, इसको ही तो बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। कि जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटना ही ऑर्गेनाइजेशन, व्यवस्थितीकरण कहलाता है। फिर स्टेप नंबर 3, अब जो भी इंफॉर्मेशन मैं लेकर आया उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा किसमें, उसको रिप्रेजेंट में किसमें करूंगा, डायग्राम्स में। देखो सारा क्या है, डायग्राम में। उनको मैं टेबल में या उनको मैं अलग अलग ग्राफ में या अलग अलग डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मैं चाहूं तो उनको रिप्रेजेंट कर दूं हिस्टोग्राम में, चाहूं तो रिप्रेजेंट कर दूं मैं बार ग्राफ में, चाहूं तो उनके लिए पाई चार्ट बना दूं, या चाहूं तो टैली मार्क्स बचपन में याद होगा ना, बचपन में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चाहूं तो उनको मैं ऐसे टेबल में रिप्रेजेंट करूं, या चाहूं तो उनके लिए मैं लाइन ग्राफ बनाऊं। अब ये सारे क्या है, ये सारे आप पढ़ोगे आगे। मैंने बताया था ना आपको तो चैप्टर नंबर, जो आपका टॉपिक नंबर 3 है क्या, प्रेजेंटेशन, उसमें चैप्टर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इतने 4 चैप्टर है ना। इन चारों चैप्टर में मैं बताऊंगा ये डायग्राम होते क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये बनते कैसे है। तो स्टेप नंबर 3 कि अब जो इंफॉर्मेशन में लेके आया, इतने लड़के, इतनी लड़कियां, 18 साल से नीचे वाले ये, 18 साल से ऊपर वाले ये, अब उनको मैं पैराग्राफ में लिखूंगा, एक लंबी चौड़ी लिस्ट में लिखूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उनको आसान दिखाने के लिए मैं डायग्राम बना दूंगा या मैं टेबल में शो कर दूंगा। उनको आसान बनाने के लिए या तो मैं डायग्राम बना दूंगा या मैं टेबल में शो कर दूंगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लाए, एक मिनट, सबसे पहला स्टेप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, दूसरा स्टेप कलेक्ट करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज किया, व्यवस्थित तरीके से अरेंज किया, अरेंज करने के बाद उसको अलग अलग चीज में प्रेजेंट किया, उसको बार ग्राफ में कर दिया या हिस्टोग्राम में कर दिया या सर्कल में कर दिया या फ्रीक्वेंसी टेबल, या और भी तरीके हैं, जो 5 लिखे और भी तरीके हैं, उनको रिप्रेजेंट कर दिया। चौथा स्टेप, अब रिप्रेजेंट करने के बाद क्या करूंगा मैं, विश्लेषण करूंगा, एनालिसिस करूंगा। क्या करूंगा, विश्लेषण, एनालिसिस। इट मींस क्या, अब जो भी इंफॉर्मेशन है बस एक अच्छे रूप में आ गई, प्रेजेंटेशन में आ गई, टेबल में आ गई, डायग्राम में आ गई। अब जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास एक अच्छे रूप में आ गई, अच्छे स्वरूप में आ गई, उस अच्छे स्वरूप में आने के बाद अब मैं देखूंगा कि मेरे को क्या निकालना है, मुझे किसकी नीड है, कि मेरे को मीन की नीड है या मेरे को मीडियन की नीड है या मेरे को मोड की नीड है। अब ये 3 तो आपने पढ़ के आए हो 9th और 10th से ही।
ये तीन तो आप लोग 9th और 10th क्लास में पढ़ते हुए आए हो, तो इन तीन का नाम जानते हो, लेकिन अब आप कुछ नया भी पढ़ोगे। क्या मेरे को डिस्पर्सन की नीड है? अब ये क्या होता है, आगे आएगा, ये आगे आएगा, चैप्टर नंबर 11 यही है। मेरे को कोरिलेशन की नीड है, सहसंबंध, चैप्टर नंबर 12 यही है। मेरे को इंडेक्स नंबर की नीड है, सूचकांक, और चैप्टर नंबर 13 यही है। तो जो भी मैं इंफॉर्मेशन लेके आऊंगा, उस इंफॉर्मेशन से मेरे को मीन निकालना है, मेरे को मीडियन निकालना है, मेरे को मोड निकालना है, या फिर मेरे को डिस्पर्सन निकालना हो, परिक्षेपण, या फिर कोरिलेशन निकालना हो, सहसंबंध, या फिर इंडेक्स नंबर निकालना, सूचकांक, जो भी निकालना हो, ये मेरा चौथा स्टेप है। कि सबसे पहला स्टेप क्या है, डेटा को लेकर आओ, कलेक्ट करो। कलेक्ट करने के बाद इट मींस, देखो चलो मेरा वाला एग्जांपल क्या करा, पहले बारात में गया, बारात में जाके मैं खूब सारे नोट लेके आ गया, कलेक्शन। दूसरा, घर पे जाके उस नोट को अरेंज किया, 500 वाले इतने, 1000 वाले इतने, ये इतने, वो इतने, ऑर्गेनाइजेशन। अब तीसरा, उन नोटों की मैंने बनाई टेबल, उन नोटों की मैंने क्या बनाई, टेबल। पता कैसे, उन नोटों की बनाई, देखो मैंने टेबल ऐसे कि मेरे पास जो है 4 कैटेगरी के नोट्स है। कितने कैटेगरी के, 4। कौन कौन से जी, एक है 50 वाला, एक है 100 वाला, एक है 20 वाला, एक है 10 वाला। इसमें अब मैंने कर दिया, 50 वाले 3 नोट है, 100 वाले 2 नोट है, 20 वाले 8 नोट है, और 10 वाले 12 नोट है। तो टेबल में रिप्रेजेंट कर दिया। इसको बोलते हैं टेबल में रिप्रेजेंट करना। इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। या चाहो तो आप इसका डायग्राम बनाओ, चाहो तो आप इसका डायग्राम बनाओ, आप हिस्टोग्राम बनाओ, चित्र बनाओ, आप बारग्राफ बनाओ, दंडारेख बनाओ, आप कुछ भी बनाओ। तो थर्ड स्टेप क्या होता है, डेटा को प्रेजेंट करना। अब इनसे हम क्या निकाल सकते हैं, चौथा स्टेप एनालाइज करना, विश्लेषण करना। इट मींस अब क्या होगा, इनके माध्यम से या तो मैं मीन निकालूंगा, या तो मैं मोड निकालूंगा, या तो मैं मीडियन निकालूंगा, और कुछ और हमने नहीं नया पढ़ा, डिस्पर्जन, परिक्षेपण निकालूंगा, कोरिलेशन, सहसंबंध निकालूंगा, इंडेक्स नंबर, सूचकांक निकालूंगा। तो मैं कुछ भी निकाल सकता हूं, उसको बोलते हैं एनालाइज करना। और जब मैं इनसे आंसर निकालूंगा तो उस आंसर का कंक्लूजन क्या निकला, उसका रिजल्ट क्या निकला, अंडरस्टैंड, उससे मैं क्या समझा, वो आंसर मैंने क्यों निकाला, उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है, जो आंसर आएगा। कि भाई क्या निकाला मैंने निकाला मोड आगे 2, अब उस 2 का मतलब क्या है, उस 2 का रिजल्ट निकला क्या, जो लास्ट में आंसर आएगा। और उस आंसर का अपना एक मतलब होगा ना, कि ये 5 आया तो उस 5 का मतलब क्या है, ये 5% आया तो 5% का मतलब क्या है, उस आंसर का अपना एक मतलब होगा। उसके मतलब को समझने क्या होता है, इंटरप्रिटेशन। उसके मतलब को समझने क्या होता है, इंटरप्रिटेशन, बोले तो निर्वाचन, कि जो मैंने वैल्यू निकाली अब इसका मतलब क्या है। हम चाहे तो उस वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू से कंपेयर भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक स्कूल ए है और एक स्कूल बी है। स्कूल ए के लिए कलेक्शन करी, स्कूल ए में गया, डेटा कलेक्ट करे, उसको ऑर्गेनाइज करे, उसको प्रेजेंट करे, फिर उससे एनालाइज करा, मीन, मीडियन, मोड, और उससे इंटरप्रिटेशन निकाला। और मानो मेरा मीन कितना आ गया, मेरा मीन आ गया 5। ऐसे ही इस स्कूल में गया, डेटा पहले कलेक्ट करे, स्कूल बी में जाकर उनको ऑर्गेनाइज करा, अरेंज करा, फिर डेटा को मैंने प्रेजेंट करा टेबल में, डायग्राम में, फिर एनालाइज करा, उनसे क्या निकाला मैंने, मीन, और इंटरप्रेट करा, और आंसर में कितना है बेटा, मानो 6 आ गया। तो दोनों में ही, एक में कितना आया 5, एक में कितना आया 6। अभी मैं आपस में क्या कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं कि कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है। किसके आधार पे, इस लास्ट के आंसर के आधार पर। तो आप चाहो तो इंटरप्रिटेशन में दो चीजों के आंसर को कंपेयर भी कर सकते हो। इट मींस इंटरप्रिटेशन का सिंपल सा मतलब है समझना कि जो आपने आंसर निकाला उसका मतलब क्या है, उससे आप क्या समझते हो, इसको बोलता है इंटरप्रिटेशन। तो 5 बातें डेटा कलेक्ट करने से लेके इंटरप्रिटेशन तक कि जो आंसर निकाला उसका मतलब क्या है, उस वैल्यू का मतलब क्या है, कलेक्शन से लेके
इंटरप्रिटेशन तक जितना भी काम होता है और जिस तरीके से काम होता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ही मैंने नाम दिया स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। तो सिंगुलर सेंस को समझाने के लिए हमें कंपलसरी था इन पांचों के मीनिंग को जानना, और आई होप इन पांचों का मीनिंग आपको आ गया होगा। तो एक बार अगेन पढ़ते हैं। इन सिंगुलर सेंस एक काम करता हूं, उसको पहले बढ़ाता हूं। हाँ जी, अगेन पढ़ते हैं। क्या लिखा है? इन सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी का मतलब है स्टैटिस्टिकल वो मेथड या वो टेक्निक जिनके माध्यम से ये पांच काम होते हैं। अरे कौन से पांच काम? कलेक्शन, बोले तो संकलन, ऑर्गेनाइजेशन व्यवस्थितीकरण, इट मींस क्या? अरेंज करना, प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना टेबल में या डायग्राम में, एनालाइज करना मीडियन मोड निकालना, और इंटरप्रिटेशन जो आंसर आया उसका मतलब क्या है, किसका? क्वांटिटेटिव डेटा। सब काम किसके ऊपर होंगे? ये पांचों काम किसके ऊपर होंगे? क्वांटिटेटिव डेटा के ऊपर। और क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है? ये क्वांटिटेटिव डेटा वो होते हैं जिनको नंबर्स में हम लोग संख्या में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो भैया टॉपिक नंबर 1 तो पूरा हो गया। स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस क्या है और स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस क्या है। तो अगर मैं इनके मीनिंग की बात करूं, स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस का मीनिंग क्या है, तो देखिए सिंपल से मीनिंग है। स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस का मीनिंग है डेटा को क्या करना? पहले कलेक्ट करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको प्रेजेंट करना, और प्रेजेंट करने के बाद उसका एनालाइज करना, और एनालाइज करने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन, उसका मतलब क्या है, उससे हम क्या समझते हैं। ये पांचों काम करना, कलेक्शन संकलन, ऑर्गेनाइजेशन व्यवस्थितीकरण, प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण, एनालिसिस विश्लेषण, इंटरप्रिटेशन निर्वाचन, ये पांचों काम किसमें आते हैं? स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। और प्लूरल सेंस का मतलब क्या है? प्लूरल सेंस का मतलब है वो डेटा वो आंकड़े जिनको नंबर्स में, जिनको संख्या में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो डेटा वो आंकड़े जिनको नंबर्स में संख्या में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। तो एग्जाम में अगर ये आ जाए सिंगुलर सेंस का क्या मतलब है या फिर ये प्लूरल सेंस का क्या मतलब, तो आई होप आप लोग कर लोगे। मैंने काफी टाइम आपको दे दिया किसके ऊपर? इन दोनों के मीनिंग के ऊपर। तो टॉपिक नंबर 1 आज की क्लास मैंने बोली थी कि आज की क्लास में टॉपिक नंबर 1 कराऊंगा। टॉपिक नंबर 1 हमारा पूरा हो चुका है, ठीक है। बड़ा अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो। अगेन बोल रहा हूं, इसमें भी जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ो, एग्जाम में उतना ही आएगा, उससे बाहर एग्जाम में आना ही नहीं है। मैं बोल रहा हूं ना, मेरी बात पे विश्वास मानो, ठीक है। आज की क्लास को हम यहां पर करते हैं बच्चों फिनिश। अगली क्लास में आऊंगा तो इसके आगे वाले टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। ये चैप्टर छोटा सा है और स्कोरिंग है। इस चैप्टर से एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, तो ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो बेटा चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। बेटा मिलते अपनी अगली क्लास में, अपनी अगली वीडियो में, लेक्चर में। जब तक मैं ना मिलूं, दुआओं में याद रखना।